हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि लेक्चर 12 और 13 से पहले लेक्चर 14 रिलीज़ हुआ। एक्चुअली दिक्कत ये हो गई थी कि लेक्चर 12 में शूट करके रखा, उसे पेन ड्राइव से टैबलेट में डालते वक्त वीडियोज़ में कुछ एरर आ गया, जिसकी वजह से वीडियोज़ एडिट नहीं हो रहा था और इसी वजह से मुझे लेक्चर 12 और 13 को स्किप करना पड़ा और लेक्चर 14 जो कि एक छोटा सा एक्सरसाइज था इसीलिए उसे पहले रिलीज़ करना हुआ। खैर, आज है हमारा लेक्चर 12 आरंभ सीरीज़ का, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व। पिछले लेक्चर में तो हम त्रिभुज को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले यानी लेक्चर 11 में हमने किया था प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व और मैं उम्मीद करूंगा कि आज ही के दिन लेक्चर 13 भी रिलीज़ कर दूं। अगर आज नहीं हो पाया तो कल पक्का हो जाएगा। यह लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि जिस वीडियोज़ में एरर आया है वो लेक्चर भी 1 घंटे 50 मिनट के करीब गया था, तो यह लेक्चर भी इसी के आसपास जाएगा। खैर, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा रिवाइज़ एक फार्मूले को, एक ऐसा फार्मूला जिस फार्मूले पे आज का पूरा एक्सरसाइज बेस है। ठीक है, वही एक फार्मूले से हमारी 20 के 20 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, जिससे क्या होगा वो फार्मूला समझने में आसानी होगी। मैं एक समांतर श्रेणी लिखूँगा, कोई सा भी लिख सकते हो आप। मैं लिख रहा हूँ 2, 5, 8, 11। मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे पहला पद देख के ही बता सकते हैं क्या है, इसका सार्वांतर क्या होगा आप देख के ही बता सकते हैं अगर आपने प्रश्नावली 5.1 वाला लेक्चर देखे होंगे, यानी लेक्चर नंबर 11। यह एक एपी है। इसमें अगर मैं कहूँ पहला पद यानी A1 क्या होगा, 2 होगा, और सार्वांतर यानी D क्या होगा, तो मैं किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस ले लूँगा, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला लूँगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, सार्वांतर मिल जाएगा। मैं चाहे 8 - 5 करूँ या 5 - 2 करूँ या फिर 11 - 8 करूँ या फिर एक नया पद लिख के 14 - 11 कर दूँ, कितना आएगा, 3 ही आएगा। सार्वांतर हर बार सेम है, इसलिए यह क्या है, एपी है। ये तो खैर 5 पदों वाला एपी में लिखा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे छठा पद बता दीजिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि छठा पद क्या होगा, 17 होगा। अगर मैं 7वां पूछ लूँ तो आप तुरंत बता देंगे क्या होगा, 20 होगा। कैसे बता रहे हैं आप, सार्वंतर को जोड़ के। मैं 7 पद लिख चुका हूँ इस एपी में। अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप मुझे 80वां पद बताइए, यानी 80th टर्म, ठीक है, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बहुत लंबा एपी लिखना पड़ेगा, फिर जाके आप उसका मान बता पाएंगे। इसी चीज़ को निकालने के लिए हम एक फार्मूला को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा AN बराबर, N क्या है, वो पद, जैसे अभी मैं बोला हूँ 80वां पद, यानी A 80। हम लिखेंगे AN बराबर A1 यानी पहला पद धन जिस पद का हम मान निकाल रहे हैं, जैसे अभी मैं कहा था 80वां पद, जो कि हम यहाँ इस फार्मूले में n कह रहे हैं, तो n - 1 गुणे में d क्या है, सार्वांतर। ठीक है, यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले के आगे पीछे हमारा 20 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इस फार्मूले से पहला पद लिखना हुआ तो मैं लिखूँगा A1 बराबर, n की जगह पे लिख दूँगा A1, n की जगह पे लिखा 1, तो क्या हो गया A1 बराबर A1 धन n की जगह पे लिखूँगा 1, क्योंकि पहले पद का मान निकाल रहे हैं, 1 - 1 गुणे में d, तो A1 बराबर क्या आया, A1 आया, जो कि सही भी है। A1 के ही बराबर होगा, पहला पद तो पहला पद ही होगा। तो ये सारे टर्म क्या हो गए हैं, 0।
अगर मुझे दूसरा निकालना हुआ यानी दूसरा पद यानी A2, तो मैं लिखूँगा A1 धन, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में ऐसा आएगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमें पता करना है, तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे लिखूँगा। यह सारी चीज़ें अगर लिखूँगा तो खामखा प्रश्न काफ़ी लंबा हो जाएगा। A2 बराबर मैं क्या लिखूँगा, A1 धन n की जगह पे लिखूँगा 2 माइनस 1 गुणे में d, तो A2 बराबर क्या आ गया, A1 धन d। ठीक है, ऐसे ही अगर A3 लिखना हुआ तो मैं लिखूँगा A1 धन n की जगह पे 3 माइनस 1 गुणे में d, ये क्या आ जाएगा, A1 धन 2d। A3 बराबर क्या आ चुका है, A1 धन 2d। A4 निकालना हुआ, अगर A4 निकालना हुआ तो मैं लिखूँगा A1 धन n की जगह पे 4 माइनस 1 गुणे में d। A4 बराबर क्या आ गया, A1 धन 3d। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न समझ में आने लगा होगा। पैटर्न क्या है, पहला पद तो A1 के बराबर है, दूसरे में क्या हुआ है, पहले पद में d जोड़ दिया गया है यानी सार्वधातुक जोड़ दिया गया है। तीसरे में क्या हुआ है, A1 धन 2d, यहाँ तीसरा पद है तो 2d जोड़े हैं। चौथा पद है तो A1 में क्या जोड़े हैं, 3d। अगर पांचवा पद निकालना हो यानी A5, तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 4d। अगर A6 निकालना हो तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 5d। अगर A7 निकालना हो तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 6d। अगर A8 निकालना हो तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 7d। अगर A9 निकालना हो तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 8d। ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अगर A100 निकालना हो तो A1 में क्या जोड़ेंगे, 99d। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, जिसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN है। हमें पहले पार्ट में A का मान दिया हुआ है 7, D का मान दिया हुआ है 3, N का मान दिया हुआ है 8 और हमें AN का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, पहले तो हम लिख देते हैं पहला पार्ट, जिसमें हमें A बराबर दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 3, N बराबर दिया हुआ है 8, हमें निकालना है AN। ठीक है, इन चारों चर से मिलके हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है हमारे पास AN बराबर A1 धन n-1 गुणे में d। यह क्या है, A1 है। इसमें हम रखेंगे मान और AN का वैल्यू निकाल लेंगे। A1 का मान है हमारे पास 7, N का मान है 8, तो 8 माइनस 1 और D का मान है हमारे पास 3। तो यहाँ से AN बराबर क्या आ जाएगा, 7 धन 8 माइनस 1 होता है 7 और 7 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 21। तो 7 धन 21 क्या हो गया, 28। AN बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, 28। हम इसमें लिख देंगे क्या, 28। दूसरा पार्ट करेंगे सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है, कौन कौन सा मान दिया है, A बराबर दिया है -18, D बराबर नहीं दिया है, N बराबर क्या दिया हुआ है, 10 और AN बराबर हमें दिया हुआ है, AN बराबर हमें दिया हुआ है 0। ठीक है, इसका हम मान निकालेंगे सेम फार्मूले से। फार्मूला लिख रहे हैं AN बराबर A1 धन
कोष्टक में n-1 गुणे में d। an का मान हमें दिया हुआ है अब की बार 0, हमने लिख दिया 0। a1 का मान हमें दिया हुआ है -18, n का मान हमें दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे धन रहेगा, धन। n का मान हमें दिया हुआ है 10, तो 10 - 1, और d का मान हमें निकालना है। मैं -18 को दूसरी तरफ लेके आ जाऊंगा, हो गया 18 बराबर 10 - 1 हो गया 9, और गुणे में d। मुझे दिख रहा है कि 9 से यह 18 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो मैं क्या लिखूंगा, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ चुका है मेरा 2, और यही d का मान हमें निकालना था, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तीसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें a का मान नहीं दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में a का मान हमें निकालना है, और d का मान हमें दिया हुआ है -3, d का मान दिया हुआ है -3, n का मान दिया हुआ है 18, और an का मान दिया हुआ है -5। ठीक है, इसे हम करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, वही सेम फार्मूला, an बराबर 20वें प्रश्न तक जाते जाते यह फार्मूला आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न में और हर प्रश्न के हर पार्ट में यही फार्मूला यूज होगा। an बराबर a1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में d। an हमें दिया हुआ है -5, हमने लिख दिया -5। a1 हमें निकालना है, धन n हमें दिया हुआ है 18 -1, और गुणे d बराबर कितना है, -3। हम लिखेंगे -5 बराबर a1, 18 - 1 होता है 17, और 17 का गुणा जब -3 में होगा तो हो जाएगा -51, प्लस और -51 मिलके क्या बनाएगा, -51। ठीक है, -51 को लेके जाऊंगा दूसरी तरफ, हो जाएगा प्लस का 51 और माइनस का 5 बराबर a1, जहाँ पे a1 बराबर क्या आ गया मेरा 46। ठीक है, इसी के साथ तीसरा पार्ट भी हो गया कंप्लीट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 46। चौथे पार्ट में हमें a1 का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान हमसे पूछा है, और an बराबर हमें दिया हुआ है 3.6। क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले मान लिख देता हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरे फ़ोटो से, मेरे वीडियो से ये चीज़ें छुप रही हों, लेकिन अभी मैं ऊपर कर दूंगा, सारी चीज़ दिखने लगेगा। चौथा पार्ट, a1 बराबर दिया हुआ है हमें -18.9, उसके बाद d बराबर हमें दिया हुआ है 2.5, n बराबर हमें पता करना है, और an बराबर हमें दिया हुआ है 3.6। ठीक है, an बराबर हमें क्या दिया हुआ है 3.6। ठीक है, यह हमारा चौथा पार्ट। a1 बराबर है -18.9, d बराबर 2.5, n बराबर हमें पता करना है, और an बराबर हमें दिया हुआ है 3.6। वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, an बराबर a1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में d। an का मान हमें दिया हुआ है 3.6 बराबर a1 का मान हमें दिया हुआ है -18.9 धन n का मान हमें निकालना है, तो n-1 गुणे में d बराबर क्या है 2.5। ठीक है, इसे करेंगे सॉल्व। -18.9 को बराबर के इस तरफ लेके आऊँगा, प्लस का हो जाएगा, मैं लिखूँगा 3.6 धन 18.9 बराबर n-1
क्योंकि n का मान नहीं मालूम है, और d की जगह पे 2.5। 18.9 और 3.6 जुड़ के हो जाएगा 22.5। 22.5 बराबर n-1, और यह 2.5 जो है n-1 के गुणा में डायरेक्ट मैं इस तरफ लिखूंगा तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा कितना, 2.5। 22.5 में 2.5 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। ये कट के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारे पास आ चुका है n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या आ गया, 10। ठीक है, हमारा चौथा पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट, जिसमें n का मान आ चुका है हमारा 10 आ चुका है। पांचवें पार्ट को करेंगे सॉल्व। पांचवें पार्ट को पहले लिख देते हैं। पांचवें पार्ट में हमें दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3.5, d बराबर दिया हुआ है 0, n बराबर दिया हुआ है 105 और an का मान हमसे पूछा है। a1 बराबर दिया हुआ है हमें 3.5, d बराबर दिया हुआ है 0, n बराबर दिया हुआ है 105 और हमसे पूछा है an का मान। अगर लेक्चर 11 आपको याद होगा तो उसमें मैं बताया था कि अगर सार्वधातुक 0 आ जाए तो वही सेम नंबर रिपीट होने लगता है, और ऐसी संख्याएं, ऐसी श्रेणी को भी हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस वाली प्रश्न में, इस वाले पार्ट में हमें d का मान 0 दिया हुआ है, यानी हमारा जो AP आएगा वो 3.5 बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 105वां टर्म में भी क्या होगा, 105वां पद भी क्या होगा, 3.5 ही होगा। लेकिन मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ भी एक बार फिर प्रूफ हो जाएगा कि कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी एक समांतर श्रेणी होता है। मैं लिखूँगा an बराबर, हमें यही निकालना है, a1 धन n-1 गुणे में d। a1 है हमारा 3.5 धन n का मान हमें दिया हुआ है 105 माइनस का 1 और d का मान है हमारा 0। इसे मैं लिखूँगा 3.5 धन, यह हो जाएगा 104 और गुणे में 0। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं, क्या बन जाता है, वो 0 बन जाएगा। तो an बराबर हमारा कितना आया है, 3.5 ही। इससे हमें प्रूफ होता है कि कोई सा भी पद लूँ, चाहे 105 लूँ, चाहे 205 या 305, कुछ भी ले लूँ, उसका मान कितना आएगा, 3.5। क्यों आएगा, क्योंकि सार्वधातुक क्या है, 0 है। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा पहला प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व। इसका कितना आया है, 3.5 ही। क्यों आया है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न 2 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला AP हमें दिया हुआ है पहले पार्ट का 10, 7, 4 का 30वां पद है। हमसे 30वां पद पूछ रहा है। एक AP दिया हुआ है, वो AP क्या है, AP है 10, 7, 4। ये 3 पद हमें दिए हुए हैं AP के, और हमसे पूछ रहा है 30वां पद, यानी n बराबर 30। यह तो हमें दिया हुआ है, n बराबर क्या है, 30 है। उसका हमें क्या निकालना है, मान, उसकी वैल्यू कितनी है उस 30वें पद की। हम इस AP से क्या क्या निकाल सकते हैं, A का मान निकाल सकते हैं, जो कि हमें साफ दिख रहा है। A1 बराबर क्या है, 10 है। और D बराबर कैसे निकालेंगे, किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस। मैं ले लेता हूँ पहले ही 2, 7 माइनस 10, यानी A2 माइनस A1, जो कि आ चुका है मेरा -3, जिससे मुझे इस प्रश्न से मुझे मिल चुका है n जिसका मान 30 है, A1 जिसका मान 10 है और D जिसका मान -3 है। मुझे निकालना है AN
मैं क्या करूँगा, उसी फार्मूले में सारे वैल्यू रख दूँगा और an का मान निकाल लूँगा। फार्मूला क्या है, an बराबर a1 धन n-1 गुणे में d। an हमें निकालना है, a1 है हमारा 10 धन n है हमारा 30, तो 30 माइनस 1 और d है हमारा -3। इसे मैं करूँगा सॉल्व, तो 10 धन 30 और में से 1 गए, कितना बचेगा 29। 29 का गुणा होगा -3 में, हो जाएगा -87। -87 और प्लस मिलके क्या बनाएगा, माइनस ही बनाएगा। तो मैं लिखूँगा 10 - 87, जिसे सॉल्व करके 10 - 87 मिलके क्या बनाएगा, -77, जिससे हमें इस जिस AP के पहले 3 पद क्या हैं, 10, 7, 4 हैं, उसका तीसरा पद क्या होगा, -77 होगा। इससे हमें कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यानी विकल्प सी सही है पहले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है AP क्या है, -3, फिर -1/2, फिर है 2, यही 3 पद हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है 11वां पद यानी n बराबर 11। हमसे an यानी उस 11वें पद का मान बताना है, कितनी वैल्यू है उसकी। AP को देख के, समांतर श्रेणी को देख के मैं लिख सकता हूँ a1 बराबर -3 और d का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस, यानी मैं अगर लिखूँ a2 - a1, तो a2 है मेरा -1/2 माइनस a1 है मेरा -3। इसे मैं करूँगा सॉल्व, तो -1/2 माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो +3। 1/2 असल में होता है आधा, यानी 0.5 -0.5 + 3, 3 में से आधा निकाल दो, कितना बचेगा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। इसे मैं लिखूँगा 5/2, किसके बराबर, d बराबर। मुझे 3 चरों का मान पता चल चुका है, जिसमें n बराबर 11 है, a1 बराबर -3 है, d बराबर 5/2 है। an का मान मुझे निकालना है, मैं बहुत ही आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, फार्मूला लिखूँगा an बराबर a1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में d। a1 का मान है हमारे पास -3 धन n बराबर है 11 -1 और d का मान है हमारे पास 5/2। इसे मैं करूँगा थोड़ा सा और सॉल्व, -3 बराबर -3 धन 11 - 1 हो जाएगा 10, 10 गुणे 5/2। 2 से यह 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार होगा, 5 बार। इसे मैं लिखूँगा -3 और 5 गुणे 5 मिलके 25, 25 और -3 मिलके क्या बनाएगा 22, यानी an बराबर कितना आ चुका है 22। यानी पार्ट 2 में जो हमें AP दिया हुआ है -3 -1/2 और 2, उसका 11वां पद क्या होगा, उस 11वें पद का मान क्या होगा 22 होगा, यानी विकल्प B सही है। पहले वाले का C सही है और दूसरे वाले का B सही है। इसी के साथ होता है प्रश्न 2 भी कंप्लीट। प्रश्न 3 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, एक मिनट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। लास्ट बार क्या हुआ था, 1 घंटा 43 मिनट पे मोबाइल स्विच ऑफ हुई थी, वीडियोस सेव हो गया था, लेकिन शायद इसी वजह से वीडियोस को एडिट करने के बाद रेंडरिंग करने में दिक्कतें आ रही थी। तो मैं नहीं चाहता इस बार भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, जिससे मैं अपना फेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें पहले पार्ट में 3 पद दिए हुए हैं, जिसमें से दूसरा वाला पद
हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं लिखता हूँ पहला पार्ट जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। A1 बराबर, मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, 2 दिया हुआ है और A3 बराबर 26 दिया हुआ है। हमें A2 का मान ज्ञात करना है जो कि बक्सा बना के रखा हुआ है। उसमें क्या आएगा, कौन सा मान आएगा, यही चीज़ हमें पता करना है। इस पांचों पार्ट में जहाँ जहाँ पे हमें A1 का मान दिया होगा उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। जहाँ पे हमें A1 का मान नहीं दिया है, जैसे दूसरे और पाँचवें में, उसे सॉल्व करना आसान वो भी है, हम पहले पढ़ चुके हैं तीसरे वाले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें मैं लिखूँगा A1 बराबर मुझे दिया हुआ है 2, A3 बराबर मुझे दिया हुआ है 26, A2 का मान मुझे निकालना है। मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 को मैं लिखूँगा A1 धन 2D। समझ में आया कैसे लिखा हूँ, सबसे पहले यही चीज़ बताया हूँ, ठीक है। A3 का मान मुझे दिया हुआ है 26। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो AN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D करके देखो, यही चीज़ आएगा A3 का मान। A3 की जगह पे मैं लिख दिया 26, A1 की जगह पे मैं लिखूँगा 2 और धन 2D। 2 इस तरफ आके 26 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 24 बराबर 2D। 2 से 24 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 12 बार, ठीक है। इस 2 से ये 24 कटा, कितनी बार 12 बार। यहाँ से हमें D का मान मिल चुका है। अब जब D का मान मिल चुका तो मैं A2 निकाल सकता हूँ। A2 कैसे निकालूंगा, A1 में D का मान जोड़ के। A2 बराबर क्या होगा, नीचे लिख रहा हूँ, A2 बराबर होता है A1 धन D। A2 का मान हमें निकालना है। A1 है हमारे पास 2 और D हम अभी निकाले हैं 12। इससे हमें A2 का मान क्या मिला, 14, ठीक है। और यही चीज़ हमें पता करनी थी, A2 का मान जो कि हम निकाल के आ रहे हैं 14, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट एपी है जिसमें सार्वंतर हर बार बराबर आएगा। 14 माइनस 2 करोगे तब भी 12 आएगा, 26 माइनस 14 करोगे तब भी 12 ही आएगा। करते हैं पार्ट 2 को सॉल्व। इसमें हमें A1 नहीं दिया हुआ है, इसे करना थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे तो लंबा जाएगा। इसे करेंगे सॉल्व। पहले लिखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें A1 का मान नहीं दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है 13 और A4 का मान हमें दिया हुआ है 3। हमें निकालना क्या क्या है, A1 का मान और A3 का मान। ये 2 चीज़ें हमें निकालनी है और 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 को मैं लिखूँगा A1 धन D। A2 का मान हमें दिया हुआ है 13, A1 का मान हमें नहीं मालूम, D का मान हमें नहीं मालूम। इससे मुझे एक समीकरण मिल चुका है जिसे मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा मैं A4 को क्या लिख सकता हूँ, A1 धन, अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या लिखेंगे, 3D। A4 का मान हमें दिया हुआ है 3, A1 का मान हमें नहीं दिया हुआ है और 3D का मान भी हमें नहीं दिया हुआ है। यह बन चुका है समीकरण 2, ठीक है। मेरे पास 2 समीकरण हैं और 2 चर हैं। मुझे एक चर की पहले मान निकालना है, उसके बाद उस चर का मान किसी भी समीकरण में रख के दूसरे वाले चर का मान भी निकाल लूँगा। यह चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं और इस विधि को क्या कहते हैं ये चीज़ें आपको कमेंट में बताना है। मैं लिखता हूँ पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण संख्या 1 को ऊपर, जो कि मैं लिखूँगा 13 बराबर A1 धन D और दूसरा वाला समीकरण है मेरा 3 बराबर A1 धन 3D। इसे मैं क्या करूँगा,
घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि A1 मुझे दोनों में बराबर दिख रहा है लेकिन सेम साइन है, सेम साइन है, उसे मुझे एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा? घटा दूंगा। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 13 में से 3 गए, आया 10। A1 से A1 कैंसिल, प्लस D में से -3D जाएगा, आएगा -2D। ठीक है, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? D बराबर -2 से 10 को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा -5। मुझे D का मान मिल चुका है। अब D के मान से मैं A का मान निकालूँगा। D का मान रखने पर क्या होगा? 3 बराबर A1 धन 3 और D की जगह पे मैं लिख दूंगा -5। मैं लिखूँगा 3 बराबर A1 3 गुणे -5 कितना हो जाएगा? -15। -15 और प्लस मिलके क्या बनाएगा? -15। अब -15 को दूसरी तरफ ले आऊँगा, क्या होगा? +15 और उधर पहले से ही +3 है तो +3 और +15 मिलके क्या बना देगा? 18। यानी A1 बराबर क्या आ चुका है मेरा? 18, जिसमें एक मान तो मुझे मिल चुका है। जो चीज़ मुझे निकालनी थी, मुझे एक तो A1 भी निकालना था जो कि मुझे मिल चुका है 18। अब मुझे क्या निकालना है? A3। A3 को मैं लिखूँगा A1, ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ, मैं इसे क्या लिखूँगा? A1 धन 2D। A1 का मान मैं अभी निकाल के आ रहा हूँ, कितना है? 18 धन 2 और D का मान है मेरा -5। इसे मैं करूँगा सॉल्व तो मैं लिखूँगा 18 2 गुणे -5 हो जाएगा -10, -10 और प्लस मिलके -10। 18 में से 10 गए, बचा 8। यानी A3 बराबर मेरा कितना आया है? 8 आया है। ठीक है, हो सकता है अगर आप सिर्फ नोट्स से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो लेक्चर देखना ज़रूरी है। खैर, जो नोट्स पढ़ रहे हैं उन्हें मेरी आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी, वो उनका सर दर्द है। ठीक है, मुझे A1 बराबर 18 और A3 बराबर क्या मिल चुका है? 8। A1 बराबर 18 और A3 बराबर मुझे मिला है 8। ठीक है, वैसे अगर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता तो मैं D का मान जैसे ही निकाला -5, वैसे ही मैं सारे टर्मों के मान लिख सकता था, लेकिन बोर्ड के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तीसरा पार्ट हम करेंगे सॉल्व, जिसमें एक A1 का मान दिया हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। मतलब चैप्टर 3 के इस विधि का जो आपको कमेंट करना है उसका यूज नहीं करना होगा। मैं इसे थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ दूसरा पार्ट, ऊपर गया पहला पार्ट, यहाँ पे होगा तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें A1 बराबर दिया हुआ है 5 और A4 बराबर दिया हुआ है 9 सही 1/2 और A4 बराबर दिया हुआ है 9 सही 1/2। हमें A2 और A3 बताना है। ठीक है, A1 का मान जब दिया हुआ है तो दूसरा मान दिया होता है, उसे हम क्या करते हैं, जैसे पहले पार्ट में किए थे, उसे तोड़ देंगे। सबसे पहले तो मैं 9 सही 1/2 को बता दूं, क्या लिख सकता हूं मैं? 9 सही 1/2 को असल में इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 9 धन 1/2। इसे मैं करूंगा सॉल्व तो मैं इसे क्या लिखूँगा? 2 9 18, 18 में 1 जोड़ के 19/2। तो यानी 9 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 19/2। ठीक है, 19/2 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, A4 बराबर 19/2। A4 को मैं लिखूँगा A1 धन 3D बराबर 19/2। A1 का मान मुझे दिया हुआ है 5, मैं लिखूँगा 5 धन 3D बराबर 19/2। 5 को लेके जाऊँगा दूसरी तरफ, मैं लिखूँगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5। 19/2 माइनस 5 को करेंगे सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं लिखूँगा 3D बराबर 19
2 का गुणा -5 में होगा, हो जाएगा -10 और नीचे 2 एकम 2, क्योंकि मैं 5 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 19 - 10 बटे 2, 3D बराबर 19 में से 10 गए 9 बटे 2, 3 से 9 कटेगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। मेरा D का मान आ चुका है 3 बटे 2। D का मान आ चुका है। A1 का मान हमें प्रश्न में ही दिया था। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? A2 और A3। A2 को मैं लिखूंगा A1 धन D। A1 का मान मुझे दिया हुआ है 5 और D का मान मैं निकाल के आ रहा हूँ 3 बटे 2 यानी 1.5। 5 और 1.5 मिलके क्या बनेगा? 6.5। 6.5 यानी 13 बटे 2। ठीक है, लेकिन मैं इसे भी लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा? 1 मिनट, इसे भी मिटा देता हूँ। पहले A2 निकालूँ। A1 धन D। A1 है मेरा 5 और D है मेरा 3 बटे 2। 5 बटे 1 लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा 5 में 10, धन बीच वाला साइन आ गया धन, 1 का गुणा 3 में 3 और 2 का गुणा 1 में तो आ गया 2। 10 3 13, 13 बटे 2 आ चुका। 13 बटे 2 ये किसका मान आ चुका? A2 का। A3 का मुझे मान निकालना है। मैं लिखूंगा A1 धन 2D। ठीक है, A2 का अगर 13 बटे 2 है तो इसका कितना आ जाएगा? 16 बटे 2 यानी 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा इसका। A1 है मेरा 5 धन 2 गुणे 3 बटे 2। D का मान है 3 बटे 2। 2 से 2 कटते हुए मुझे साफ दिख रहा है, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा? 5 धन 3 जो कि आ चुका है हमारा A3 बराबर 8। और यही दोनों चीज़ें हमें पता करनी थी। क्या पता करना था? A2 बराबर जो कि आ चुका है मेरा 13 बटे 2, 13 बटे 2 और ये आ चुका है मेरा 8। ठीक है, वैसे भी तुम देखो 5 में 1.5 जोड़ेंगे जो कि सार्वांतर आया हमारा 6.5 आएगा यानी 13 बटे 2, फिर 1.5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और फिर 1.5 जोड़ेंगे तो 9 सही 1 बटा 2 यानी 9.5 यानी 19 सही 19 बटे 2। ठीक है, यानी 9.5। चौथे पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें हमें A1 बराबर दिया हुआ है -4 और A2 A3 A4 A5 A6 बराबर हमें दिया हुआ है 6। चौथे पार्ट को करते हैं सॉल्व, जिसमें A1 बराबर हमें दिया हुआ है -4 और A6 बराबर हमें दिया हुआ है 6। हमें बाकी A2 और A3 A4 A5 बाकी की 4 चीज़ें हमें पता करनी है। A1 का मान दिया हुआ है, A6 को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे? A1 धन A6 बराबर A1 धन 5D। A6 की जगह पे मैं लिखूंगा 6, A1 की जगह पे लिखूंगा -4 धन 5D। -4 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, +4 हो जाएगा, उस तरफ पहले से ही +6 है, मिलके क्या हो जाएगा? +6 और +4 10 हो जाएगा और 5D रहेगा ही। 5 से हो जाएगा 10 विभाजित, कितनी बार? 2 बार। D का मान आ चुका है मेरा 2। अब जब D का मान आ चुका है मेरा 2, A1 का मान मुझे मालूम है तो A2 बराबर मैं डायरेक्ट लिखूंगा A2 बराबर A1 धन D। A1 का मान मुझे मालूम है -4 और D का मान मुझे मालूम है 2, तो मेरा A2 क्या आ चुका है? -2। ठीक है, यह आ चुका है मेरा A2। A3 कैसे आएगा? A1 धन 2D। A1 है मेरा -4 धन 2 गुणे D है मेरा 2 है, 2 दूनी 4 -4 और प्लस का 4 मिलके 0 यानी A3 कितना आ चुका है मेरा? 0। A4 कितना आएगा? A4 को मैं लिखूंगा A1 धन 3D। A1 है मेरा -4 धन 3
डी की जगह पे 2, 3 दूनी 6, -4 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का होगा 2, यानी A4 बराबर आ चुका है मेरा प्लस का 2, और A5 बराबर क्या आएगा, A1 है मेरा -4 प्लस 4, क्योंकि A5 निकाल रहा हूँ तो 4D होगा, और D की जगह पे 2, -4, 4 दूनी 8, धन 8 कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा A5, और A6 बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ था। इसी के साथ होता है हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट। करेंगे अब आखिरी पार्ट को, जिसमें हमें दिया हुआ है, इसमें A1 बराबर नहीं दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा यह सवाल, जगह भी हमारे पास कम है लेकिन कर देंगे, ठीक है। A2 बराबर दिया हुआ है 29, और A3, A4, A5, A6 बराबर दिया हुआ है -22, कितना दिया हुआ है, A2 बराबर 29 और A6 बराबर -22, ठीक है। और इसके बीच के यानी A1, A3, A4, A5 हमें निकालना है, ठीक है। इसमें A1 नहीं दिया हुआ है तो हमें 2 समीकरण बनाना होगा। कैसे करेंगे, दोनों को तोड़ेंगे। A2 को मैं लिख सकता हूँ, A2 को मैं लिखूँगा A1 धन D, जो कि किसके बराबर है, 38 के। एक समीकरण मेरा यह बन चुका है। और दूसरा कैसे बनेगा, A6 को मैं लिखूँगा A1 धन 5D बराबर किसके है, -22 के। यहाँ से मुझे समीकरण 2 मिल चुका है। दोनों समीकरण को मैं क्या करूँगा, घटा दूँगा, क्योंकि A1 इससे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और मैं D का मान निकाल सकता हूँ। D का मान निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, A का मान भी निकाल लूँगा, और फिर जो जो हमसे पूछा सारी चीज़ें हमारे लिए निकालना आसान हो जाएंगी। जब मैं घटाऊँगा, 1 मिनट, जब मैं घटाऊँगा तो क्या होगा, चिन्ह चेंज, -A1 -5D, और ये हो जाएगा प्लस का 22। A1 से A1 कैंसिल, D और -5D मिलके कितना हो गया, माइनस का 4D, और 38 और 22 मिलके हो गया 60, -4D बराबर 60, तो D बराबर कितना होगा, -4 से विभाजित होगा, कितना आ जाएगा, -15, यानी सार्वांतर हमारा कितना है, -15 है, ठीक है। -15, अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 है मेरा A1 धन D बराबर 38। A1 मुझे निकालना है, D का मान मैं निकाल के आ रहा हूँ -15 बराबर 38। -15 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा, +15। मैं लिखूंगा A1 बराबर 38 तो पहले से ही था और +15 आ गया, तो A1 बराबर क्या होगा, 53। हमें A1 का मान मिल चुका है, जो कि हमें प्रश्न में भी पूछा था A1 का मान निकालने के लिए, ठीक है। हमें प्रश्न में नहीं दिया हुआ था A1 का मान। A1 का मान आ चुका है, D का मान आ चुका है, क्या बाकी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। A1 का मान आ चुका है 53, D का मान है -15, तो 53 में से -15 जोड़ देंगे 38 आ जाएगा, इसमें फिर -15 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, फिर -15 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -7, यहाँ पे -22। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, A1 बराबर तो आ चुका है 53, A3 कैसे निकालोगे, A1 में 2D जोड़ दोगे। A4 कैसे निकालोगे, A1 में 3D जोड़ दोगे। A5 कैसे निकालोगे, A1 में 4D जोड़ना है। मेरे पास जगह नहीं है, वरना वो भी मैं जोड़ के करके दिखा देता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इधर प्रश्न काफ़ी छोटे छोटे होंगे और बहुत कम वक्त लगेगा, करीब इतना ही वक्त बाकी के 17 प्रश्न करने में लगेगा। पहला है, चौथा प्रश्न है हमारा,
AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें एक AP दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा पद है जिसका मान 78 है। हम क्या इससे लिखेंगे, इससे हमें पता चल रहा है कि A1 बराबर है हमारा 3, D बराबर है हमारा 13-8 कर लो, या फिर 18-13 कर लो, या फिर 8-3 कर लो, कुछ भी कर सकते हो। D बराबर आएगा 5। हमें ये मान दिया हुआ है, यानी AN बराबर हमें दिया हुआ है 78। हमसे पूछा कौन सा पद, यानी N बराबर हमसे पूछा है। वही फार्मूला आंख बंद करके लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, AN बराबर A1 धन N-1 गुणे में D। AN का मान हमें दिया हुआ है 78, A1 का मान हमें पता है 3 धन N हमें निकालना है कि कौन सा पद है जिसका मान 78 है, और D का मान हमें दिया हुआ है 5। दिया हुआ नहीं है, हमने AP से ज्ञात किया है, निकाला है। 3 को लेके आएंगे दूसरी तरफ, 78 - 3 हो जाएगा, कोष्टक में N-1 गुणे में 5। 78 - 3 हो जाएगा 75, N-1 गुणे में 5। 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो N-1 बराबर आ चुका है मेरा 15। एक जो है उस तरफ जाके जुड़ जाएगा, यानी N बराबर क्या होगा, 16। यानी प्रश्न में जो हमें AP दिया हुआ है उस AP का 16वें पद का मान कितना है, 78 है। इसी के साथ होता है चौथा प्रश्न भी कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं 5वें प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है, 1 मिनट, अब शायद दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें एक पूरा कंप्लीट AP दिया हुआ है, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी। यह AP अनंत तक नहीं जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, पहला वाला जा रहा है 205 तक, 7 से चालू होकर 205 तक, और दूसरा वाला 18 से चालू होकर -47 तक ही जाएगा, जिसमें मुझे पहला पद और आखिरी पद मालूम है दोनों पार्ट में। हमसे पूछा है कि कितने पद हैं, यानी AN नहीं, हमसे N पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें A1 बराबर दिया हुआ है 7, D का मान हम लिख सकते हैं 13 - 7 यानी 6, 13 - 7 हो जाएगा 6, और जो आखिरी वाला पद है उसे हम क्या लिखते हैं, AN, ठीक है, उसे हम लास्ट पद लिखेंगे, यानी AN बराबर हम क्या लिखेंगे, 205, ठीक है। और यहाँ तक कितने टोटल टर्म हैं, N बराबर कितना है, इसे हम करते हैं सॉल्व। फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A1 धन N-1 गुणे में D। A1 का मान है हमारा 7 धन N हमें निकालना है, तो मैं लिखूंगा N-1, और D का मान है हमारे पास 6। AN बराबर हमें दिया हुआ है 205, तो हम AN की जगह पे भी 205 लिख देंगे। 205 बराबर 7 धन N-1 गुणे में D। 7 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 205 माइनस का 7 बराबर कोष्टक में N-1 गुणे में D। D का मान हमें दिया हुआ है 6, ठीक है। 205 में से 7 गया, आएगा 198, 198 बराबर N-1 गुणे में 6। 6 से कर देता हूँ विभाजित, यानी भाग। 6 से जब इसे मैं काटूंगा जाएगा 6 × 3 = 18, 1 बचा, 1 8 मिलकर 18, यानी 6 × 3 = 18। N-1 मेरे पास आ चुका है 33, 33 आ गया, तो N बराबर क्या आएगा, 33 में 1 जोड़ देंगे, यानी 34। मेरे पास N का मान पता चल चुका है 34। यानी पहले वाले पार्ट के AP में टोटल कितने पद हैं, 34 पद हैं।
दूसरे वाला का भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। पहला पद हमें दिया हुआ है A1 बराबर दिया हुआ है 18, D बराबर क्या है A2 कितना है मेरे पास 15 सही 1/2 यानी 15 धन 1/2, जिसे मैं करूँगा सॉल्व तो आ जाएगा मेरा 15 दूनी 30 1 31 यानी 31/2। 15 सही 1/2 और माइनस का A1 यानी 18। पहले मैं 15 सही 1/2 को सिंपल करता हूँ तो मैं लिखूँगा 2 गुणे 15 यानी 30 और 30 में 1 जोड़ दूंगा यानी 31, 31/2 माइनस का 18। अब मैं इसे करूँगा और सॉल्व थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तो 18/1। अब मैं करूँगा 1 का गुणा 31 में आ जाएगा 31, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच वाला साइन यानी माइनस, 2 का गुणा 18 में हो जाएगा 36 और फिर 2 का गुणा 1 में आ गया 2। इसे मैं करूँगा सॉल्व, 31 माइनस 36 आएगा -5 और हर में 2। डी का मान आ चुका है मेरे पास -5/2 यानी -2.5। मुझे A1 का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया -5/2 और मुझे AN का मान मालूम है, AN का मान मुझे मालूम है -47। ठीक है, मुझे क्या निकालना है N यानी कितने पद हैं, मुझे निकालना है कितने पद हैं। मैं लिखूंगा फार्मूला है मेरा AN बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D। AN है मेरा -47, A1 है मेरा 18 धन कोष्टक में n-1 और D का मान है हमारा -5/2। ठीक है, +18 -47 की तरफ आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा यानी -47 और -18 मिलकर बनाएंगे -65 बराबर n-1 कोष्टक में और -5/2 गुणे में -5/2। माइनस से माइनस कट जाएगा, आ गया 65 बराबर n-1 गुणे में 5/2। मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुणा हो जाएगा 65 में, कितना आएगा 130। 65 का गुणा 2 में करेंगे 130 हो गया। इस वाले 2 का गुणा जब 65 में करेंगे तो कितना होगा 130 हो जाएगा। इस तरफ बचा n-1 गुणे में 5, क्योंकि माइनस पहले ही कट चुका है। 5 से मैं इसे काटूंगा, आ जाएगा मेरा 26 ही आएगा, बिल्कुल सही। n-1 बराबर आ चुका है मेरा 26, n-1 बराबर आ चुका है 26, तो n बराबर क्या आ गया 27। यानी दूसरे वाले AP में, दूसरे वाले पार्ट के AP में टोटल कितने पद हैं 27 पद हैं और पहले वाले में कितने हैं 34 हैं। इसी के साथ होता है 5वां प्रश्न कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें हमें दिया हुआ है क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? हमसे कह रहा है क्या इस AP का कोई ऐसा पद है जिसका मान -150 हो सकता है। हम ट्राई करते हैं। अगर n का मान हमारा प्राकृतिक संख्या आ गया तो हम कहेंगे हाँ इस AP का एक पद -150 है। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आई तो हम कह देंगे नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या ही क्यों? क्योंकि AP के कम से कम कितने पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट का तो वैसे कुछ AP हो नहीं सकता क्योंकि अगला पार्ट फिर वही रिपीट करते जाएंगे। लेकिन सार्वधातुक अगर D बराबर 0 हो तो चलो मैं एक पल के लिए कह भी दूं कि कम से कम एक पद तो होना ही चाहिए। ठीक है, और अगला 2 पद 3 पद क्या ऐसा हो सकता है किसी AP के 2.5 पद हों, 3.5 पद हों, 3.25 पद हों? नहीं हो सकता। तो काउंटिंग नंबर होना चाहिए यानी प्राकृतिक संख्या। इसे करेंगे सॉल्व, जिसमें A1 बराबर हमें क्या दिया हुआ है 11। ये सब मैं प्रश्न AP देख के लिख रहा हूँ। D बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ यानी 8 - 11 जो कि बराबर आ गया मेरा -3 के, यानी D का मान है -3। और मैं क्या लिख सकता हूँ AN बराबर -150। क्या यह मान का कोई
पद हो सकता है, वो कौन सा पद है अगर है तो, ठीक है। n बराबर हमें निकालना है, फार्मूला लिखूंगा an बराबर a1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में d। an का मान हमें दिया हुआ है -150, a1 का मान हमें मालूम है 11 धन n हमें निकालना है, और d का मान हमें मालूम है -3। 11 को -150 की तरफ लेके आऊँगा, कितना हो जाएगा -11। जब दोनों माइनस माइनस हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी -150 और -11 दोनों मिल के बनाएगा -161 बराबर कोष्टक में n-1 और गुणे में -3, ठीक है। -3 को इस तरफ लेके आऊँगा, हो जाएगा डिवाइड में, मैं लिखूँगा n-1 बराबर -161 तो है ही, डिवाइड में आ गया -3, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, यह हो चुका है कैंसिल। कितना बचा n-1 बराबर 161/3। इसे हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा यानी दशमलव में आएगा, और प्राकृतिक संख्या में दशमलव नहीं आता है, ठीक है। मैं अगर करूं डिवाइड तो मैं लिखूंगा n-1 बराबर 161 को मैं 3 से करूं डिवाइड तो पहले तो 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, बचा 1, 1 1 मिलके हो गया 11, तो 3 × 3 = 9, फिर 2 और दशमलव लगाऊंगा तो 6 रिपीट होते जाएगा, यानी 53.6। तो मैं लिखूंगा n बराबर 53.6 धन 1, जो कि मिलके हो जाएगा 54.6, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उस AP का कौन सा पद -150 होगा, 54.6, जो कि ऐसा पद नहीं हो सकता, एक काउंटिंग नंबर आना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि इस AP का -150, कोई भी पद -150 नहीं होगा। दिए गए AP का कोई भी पद क्या नहीं होगा, -150 पद का मान -150 नहीं होगा, ठीक है। और इसी के साथ होता है छठा प्रश्न कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं 7वें प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें AP नहीं दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दी हुई हैं उस AP का, ठीक है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है 31वां पद बताओ, हमें AP नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम कर देंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, हमें जो चीज़ें दी हुई हैं 11वां पद और 16वां पद, हमसे पूछा 31वां पद, हम लिखेंगे 11वें पद को यानी A11, कितना हमें दिया हुआ है 38, और हमें दिया हुआ है A16 यानी 16वां पद, यह हमें दिया हुआ है 73। हमसे पूछा है A31 यानी 31वां पद, जिसके लिए हमें A और D का मान, अगर मुझे पहले पद और D का मान मुझे पता चल जाए तो मैं A31 निकाल लूँगा। यह दोनों चीज़ों का मान मुझे कैसे पता चलेगा, A11 जो 38 दिया हुआ है और A16 जो 73 दिया हुआ है, इससे मैं बनाऊँगा समीकरण और फिर A1 और D का मान मैं पता करूँगा और उसे उसका मान A31 वाले में रख के A31 का मान निकाल लूँगा। A11 को मैं लिखूँगा A1 धन कितना 10D बराबर 38, और A16 को मैं लिखूँगा A1 धन 15D बराबर 73। इसे मैं कह देता हूँ समीकरण 2, इसे समीकरण 1। किसी को भी ऊपर रखो, किसी को भी नीचे रखो, मैं पहले ऊपर रख रहा हूँ इसे पहले को,
दूसरे वाले को नीचे। इस विधि का नाम तुम्हें बताना है, ठीक है। ये चीज़ फिर यूज हुई, आगे भी यूज होगी। मैं पहले लिख रहा हूँ A1 धन 10D बराबर 38। ये पहला मैं लिख चुका, दूसरा वाला लिखूँगा A1 धन 15D बराबर 73, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि A1 बराबर है, ठीक है, और वो सेम साइन के साथ है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, घटाऊँगा तो साइन चेंज, A1 से A1 कैंसिल, 10 माइनस 15 मिल के बनाएगा -5D, और 38 और -73 मिल के कितना बनाएगा, -35, ठीक है। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 5D बराबर आ गया 35, यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा, 7। कैसे आएगा, 5 उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे 35 को, कितना आएगा, 7। D का मान आ चुका है हमारे पास 7। हम D का मान चलो दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। D का मान रखने पर A1 तो A1 ही रहेगा 15, D की जगह पे हम रखेंगे 7 बराबर कितना है, 73 के। इसे हम करेंगे सॉल्व। A1 धन 15 गुणे 7 कितना होता है, 105 बराबर 73। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 73 तो पहले ही से ही था, 105 इस तरफ आके हो गया -105। तो A1 बराबर क्या आ चुका है, 27 5 32, यानी माइनस का 32। D बराबर हमारा आया है 7 और A1 बराबर आया है -32। हम रखेंगे A31 को मैं लिखूंगा तोड़ के, मुझे A1 और D का मान पता चल चुका है। A31 कैसे मैं निकालूंगा, A31 मैं निकालूंगा कुछ इस तरीके से, A31 बराबर A1 धन 30D, ठीक है। A1 का मान मुझे कितना मालूम है, -32 धन 30, D का मान मुझे मालूम है 7। मैं इसे करूँगा सॉल्व, -32, 30 गुणे 7 हो जाएगा 210, 210 -32 मिलके कितना हो जाएगा, 178 होगा, ना कि 88, 178। ये किसका मान आ चुका है, A31, यानी उस AP जो हमें AP मालूम भी नहीं है, उस AP का अगर 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो 31वां पद 178 होगा। इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न 7 भी कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 8 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है एक AP में 50 पद हैं, एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। हमें दिया हुआ है कि AP में टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कौन सा पद हो सकता है, 50वां पद। जब टोटल 50 ही पद हैं तो अंतिम पद कितना होगा, 50वां पद होगा। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर देंगे। तीसरा पद यानी A3 हमें दिया हुआ है 12, अंतिम पद यानी 50वां पद हमें दिया हुआ है 106 और 29वां पद हमें निकालना है, A29 हमें निकालना है, ठीक है। जिसे मैं आगे चल के क्या लिखूँगा, अलग पेन से अब लिखता हूँ। A29 को मैं लिखूँगा A1 धन 28D, ठीक है। A29 यही लिखा जाएगा, A1 धन 28D। पहले तो A3 और A50 जो हमें मालूम है उससे हम बनाएंगे दो समीकरण। A1 का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले प्रश्न की तरह। इसे चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, सेम वही चीज़ें सारी होंगी, बस वैल्यू चेंज हैं। A3 को मैं लिखूँगा A1, चलो A3 बराबर
A1 धन 2D, जहाँ A3 का मान मुझे मालूम है 12 और A1 और D का मान मुझे नहीं मालूम, तो मैंने लिख दिया A1 धन 2D। इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 1। अब मैं आ गया हूँ दूसरे वाले पे, यानी A50 बराबर जो 106 दिया हुआ है, मैं लिखूँगा A50 बराबर A1 धन 49D। A50 क्यों लिखा हूँ समझ में आया है ना, क्योंकि हमें बताया है टोटल पद कितना है 50 ही है और अंतिम पद जो है हमारा वो 106 है, तो अंतिम पद क्या होगा A50 ही होगा, आखिरी पद वही है। A1 धन 49D, A50 में दिया हुआ 106 बराबर A1 धन 49D। इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 2। ठीक है, इसे मैं लिखूँगा ऊपर नीचे। पहले मैं लिखता हूँ समीकरण 2 को, यानी 106 बराबर A1 धन 49D, और दूसरा वाला है हमारा 12 बराबर A1 धन 2D। दोनों को घटा देंगे तभी A1 ख़त्म होगा, जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का सब माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर होता कोई तो वो प्लस हो जाता। 106 में से 12 जाएगा, आ जाएगा 94, A1 से A1 कैंसिल, 49 में से 2 गया, आ गया 47D। 47 का पहाड़ा मुझे मालूम होना चाहिए, 47 से 94 कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी D का मान आ चुका है मेरा 2। अब मुझे सिर्फ A का मान निकालना है, यानी A1 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में D का मान रख दें। मैं अब की बार रख रहा हूँ D का मान समीकरण 1 में, क्योंकि बहुत आसान है वो समीकरण। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा A1 धन 2D बराबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 12 बराबर A1 धन 2D, जिसे मैं लिखा हूँ A1 धन 2D बराबर 12। A1 का मान मुझे निकालना है धन 2, और D की जगह पे मैं लिखूँगा 2 बराबर 12। यहाँ से आएगा A1 धन 4 बराबर 12। A1 बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, जहाँ से मैं लिखूँगा 8। A1 बराबर आ चुका है 8। मुझे A1 और D दोनों का मान मालूम चल चुका है। अब मैं कोई सा भी पद पता कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे प्रश्न में पूछा A29, तो A29 को मैं लिखूँगा A1 धन 28D, जहाँ पे A1 का मान मैं क्या रखूँगा 8 धन 28, और D की जगह पे मैं रखूँगा 2, क्योंकि यही हम निकाल के आ रहे हैं D का मान। 8 धन 28 दूनी 56, दोनों मिलके कितना हो गया 64, यानी उस AP का 29वां पद कितना होगा 64 होगा, जिस AP का तीसरा पद 12 हो और अंतिम पद 106 हो। ठीक है, चलते हैं 9वें प्रश्न पे। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब की बार हमें AN दिया हुआ है और हमसे वो पद की संख्या कैवा पद है वो चीज़ पूछा है। AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितने हैं 4 और -8 हैं, कौन सा पद ठीक है शून्य होगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A3 बराबर 4 और A9 हमें दिया हुआ है -8, तीसरे और 9वें पद -8 दिया हुआ है। कौन सा पद यानी n बराबर हमसे पूछा हुआ है, और शून्य होगा यानी जब उसका मान AN बराबर कितना आ जाए 0, तो वो कौन सा पद है। ठीक है, यही चीज़ हमें बतानी है। हम डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला AN बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D,
ए एन बराबर है 0, ए वन बराबर है, ए वन का मान मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना होगा ए वन और मुझे निकालना होगा डी, तभी मैं यह फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कहाँ से निकालूंगा? इन्हीं दोनों A3 के मान से और A9 के मान से। A3 को मैं लिखूंगा, इसे मिटा देता हूँ अभी के लिए। A3 को मैं लिखूंगा A1 धन 2D बराबर A3, A1 धन 2D, A3 का मान कितना है मेरा 4, यहाँ से मिल चुका है मुझे समीकरण 1। A9 को मैं लिखूंगा A1 धन 8D बराबर A9, A1 धन 8D, जहाँ पे A9 का मान है मेरा -8, ये मिल चुका है समीकरण 2, ठीक है। दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे, हम A1 को एलिमिनेट करेंगे और D का मान निकालेंगे। D का मान निकालने के बाद A1 का मान निकाल के सवाल सॉल्व कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ A1 धन 2D बराबर 4 और दूसरा A1 धन 8D बराबर -8। इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज। अब की बार देखो -8 है तो +8 हो गया। A1 से A1 कैंसिल आउट, +2D और -8D दोनों मिलके हो जाएगा -6D बराबर +4 और +8 मिलके हो गया 12। -6 से डिवाइड होगा तो D बराबर आ गया -2। D बराबर आ चुका है -2। किसी भी समीकरण में रख दो, मैं दूसरे वाले में रखता हूँ। जब मैं इसमें D का मान रखूँगा तो हो जाएगा A1 धन 8, D की जगह पे मैं रखूँगा -2 बराबर -8। A1 8 गुणे -2 हो जाएगा -16, प्लस के साथ -16 मिलके होगा -16 बराबर -8। -16 उस तरफ जाएगा, हो जाएगा +16, -8 तो था ही, +16, -8 और +16 मिलके हो गया +8। यानी A1 बराबर कितना आ चुका है मेरा +8 और D बराबर क्या आ चुका है मेरा -2। मुझे निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा। यानी an बराबर हमें मालूम है 0, हमें n निकालना है। अब हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा, an बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D, an हो हमारा 0, A1 का मान अगर हो 8 धन n वो कौन सा पद होगा जिसका सार्वंतर डिफरेंस कितना हो, हमें -2 दिया हो कि वो 0 हो जाए। 8 को हम ले आते हैं दूसरी तरफ, हो जाएगा -8 जिस तरफ 0 है बराबर n-1 गुणे में -2। -2 को इस तरफ लेके आएंगे, हो जाएगा डिवाइड में। मैं लिखूँगा n-1 बराबर -8 डिवाइड में -2। -8 को -2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा +4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। n-1 बराबर +4 तो n बराबर 5। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, n का मान जब भी आता है तो प्लस में आता है और एक प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या वैसे भी निगेटिव हो ही नहीं सकती, वो पॉजिटिव ही होती है। 1 से लेके अनंत तक चलते चले जाओ, धनात्मक नंबर बिना दशमलव 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसी के साथ होता है, हमें पता चल गया कि वो 5वां पद है जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। इसी के साथ होता है हमारा 9वां प्रश्न कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं 10वें प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी यानी कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। हमें क्या दिया हुआ है, 17वां पद यानी A17 जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यानी 10वें पद में 7 और जोड़ दो, तब जाके वो 17वें पद के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन बना दिया, A17 बराबर A10 + 7, यही होगा प्रश्न के हिसाब से।
A17 को हम तोड़ रहे हैं, लिखेंगे A1 धन 16D, A1 धन 16D बराबर A10 को हम लिखेंगे A1 धन 9D प्लस 7। अब A1 इस तरफ भी है बराबर के उस तरफ भी A1 है, दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो ऐसे में कक्षा 10वीं में वो पता होना चाहिए कि A1 से A1 कट जाएगा। बचा क्या 16D बराबर 9D प्लस 7। 9D को दूसरी तरफ लेके आऊँगा, हो जाएगा 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 गए, आ गया 7D बराबर 7। 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो D बराबर क्या आ चुका है मेरा 1, यानी इसका सार्वांतर क्या होगा 1 होगा। और यही चीज़ हमसे पूछा था। इसी के साथ हो गया हमारा 10वां प्रश्न भी कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं अब 11वें प्रश्न में, जिसमें हमें AP अब की बार दिया हुआ है, जिसका मान है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, यानी n कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब की बार हमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी वही n हमें निकालना है। हम मान लेते हैं कि वो कौन सा पद है, उसका मान क्या है हमें नहीं मालूम। ठीक है, हमने मान लिया वो पद है an। जैसे इसमें क्या दिया हुआ था 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने लिखा A17 बराबर A10 धन 7। अब की बार कौन सा पद अधिक है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए an वो जो है 54वें पद से, यानी A54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। बिल्कुल सेम वाले की तरह, लेकिन उसमें दिया हुआ था कौन सा पद अधिक है, इसमें नहीं दिया हुआ है कौन सा पद अधिक है, तो हमें वही चीज़ निकालनी है। हमने समीकरण बना दिया है, क्या करेंगे दोनों को तोड़ देंगे। अब an है तो हम क्या लिखें, जब A15 होता था तो हम लिख देते थे A1 धन 14D। ठीक है, an का तो हमें फार्मूला ही पता है, इसे हम क्या लिखेंगे A1 धन कोष्टक में n माइनस 1 गुणे में D हो गया। an को तोड़ के लिख दिए। A54 को क्या लिखेंगे A1 धन 53D और धन 132 रहेगा। ये A1 से A1 कैंसिल आउट, n माइनस 1D। अच्छा D का मान हम कहाँ से निकालें, D का मान हम AP से निकाल सकते हैं। AP इसीलिए हमें दिया है ताकि हम D का मान निकाल सकें। D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 जो कि आ चुका है मेरा 12। D का मान आ गया है मेरा 12 प्रश्न से ही। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे रेड n माइनस 1, D की जगह पे लिख देंगे 12 बराबर 53D। 53D की जगह पे क्या लिख देंगे 12 धन 132। अब करेंगे सॉल्व। इसे मल्टीप्लाई करना n माइनस 1 गुणे 12 को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि दूसरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 53 गुणे 112 करेंगे तो 53 गुणे 10 530 हो जाएगा, और 53 गुणे 2 106। 530 और 106 मिलकर बनाएगा 636 धन 132 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 768। 768 हो जाएगा। और इस तरफ n माइनस 1 गुणे में 12 तो है ही, n माइनस 1 गुणे में 12 बराबर कितना आ गया 768। गुणे में 12 है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं लिखूंगा n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12। 12 से करेंगे डिवाइड तो 12 छक्का 72 बचा 4, 4 8 मिलकर 48, यानी 12 छक्को 48। n माइनस 1 बराबर आ चुका है 64, तो n बराबर क्या आ जाएगा 64 में 1 जुड़ जाएगा यानी 65। हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक हो। इस AP का, दिए हुए AP का हम निकाल चुके हैं। 65वां पद
ऐसा होगा जो 94वें पद से 132 अधिक होगा। हम आ चुके हैं 12वें प्रश्न पे। इसमें दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। 1 मिनट, बैटरी है अभी। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। पहले हम मान लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणी, तो पहले तो हम दो समांतर श्रेणी मानेंगे जिनका सार्व अंतर क्या होगा, सेम होगा। हम मान रहे हैं पहला एपी। पहला एपी का हम मानेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए, ये हमारा प्रथम पद। और इसका सार्वंतर क्या मानेंगे, सार्वंतर यानी डी हम मानेंगे। डी ही सार्वंतर क्या है, डी है, क्योंकि दोनों में सेम है। सार्वंतर क्या है, डी है। दूसरा एपी, इसका प्रथम पद हमने मान लिया स्मॉल ए, ठीक है। और सार्वांतर इसका कितना होगा, क्योंकि हमसे सवाल में ही कहा है दोनों का सार्वांतर कितना है, सेम है यानी समान है। अंतर समान है यानी सार्वांतर समान है, क्या होगा, इसका भी डी हो जाएगा। पहले वाले एपी का प्रथम पद है कैपिटल ए, दूसरे वाले का है स्मॉल ए, दोनों का समान सार्वांतर क्या है, स्मॉल डी। हमसे कहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो, यानी 100 है, तो पहले तो हमें दोनों एपी का 100वां पद मालूम होना चाहिए। पहले वाले एपी का जब मुझे 100वां पद निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, फार्मूले में रख के ए 100 मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, यानी पहले वाले एपी का काम कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा A1 धन 999 नहीं 99 डी, ठीक है। ये आ चुका है मुझे पहले वाले एपी का 100वां पद का मान, जिसमें मुझे A1 और D नहीं मालूम है, इसलिए मैं चर में ही लिख रहा हूँ A1 धन 99 डी। और दूसरे वाले का अगर मैं ऐसे ही निकालूँ तो A100 बराबर इसका आएगा A1 धन 99 डी। ये दूसरे वाले एपी का मुझे 100वां पद मालूम चल चुका है, जिसका मान है A1 धन स्मॉल A1 धन 99 डी। हमें प्रश्न में कहा है इन दोनों समय पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, प्रश्न में 100। तो हम ले लेते हैं अंतर यानी डिफरेंस, यानी माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हो जाता है साइन चेंज, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होते ही मैं देखा 99 डी कैंसिल आउट हो गया। इस तरफ आया कैपिटल वाला A100 माइनस स्मॉल वाला A100 बराबर कैपिटल वाला A1 माइनस स्मॉल वाला A1, जो कि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कितना है, 100 के बराबर है। यह तो अभी हम प्रश्न लिखे हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, उससे पहले हम लिख लेते हैं 1000वां पद क्या होगा। पहले वाले एपी का लिखेंगे, जब इसका मान लिखेंगे 1000वें पद का पहले वाले एपी का, तो ये आएगा कैपिटल का A1 धन 999 डी, ठीक है। और जब दूसरे वाले एपी का लिखेंगे यानी स्मॉल वाला ए, तो इसे हम लिखेंगे A1 धन 999 डी, ठीक है। दोनों एपी का हमें 1000वां पद मालूम चल चुका है। हमसे प्रश्न में पूछा है कि इनका डिफरेंस का मान कितना होगा। ले लेते हैं डिफरेंस। जब डिफरेंस लेंगे यानी माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज, और जैसे ही साइन चेंज किया हमने 999 डी से 999 डी कैंसिल आउट हो गया। इस तरफ आएगा मेरा कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 बराबर कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1। और अभी हम प्रश्न वाला सॉल्व करके आए हैं कि कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। वही चीज़ हमें फिर मिल गई।
तो क्या यह भी 100 के बराबर होगा? बिल्कुल 100 के बराबर होगा। यानी किसी भी दो AP यानी समांतर श्रेणी का अगर सर्वांतर सेम हो तो उनके इनमें पदों का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, चाहे वो 100वां पद हो, चाहे 150 पद हो, चाहे 145, 143, 147 कुछ भी हो। जैसे इसमें 100वां पद का अगर 100 है तो 1000वें का भी 100 आ रहा है, लाख का भी 100 ही आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, D वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा हो जाता है 12वां प्रश्न कंप्लीट। हम आते हैं 13वें प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती हैं। पहले तो हम 3 अंकों की सभी संख्याएं लिख देंगे। सभी लिखना जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिखेंगे। सबसे छोटी है हमारे पास 100 और सबसे बड़ी है हमारे पास 999। इन्हीं के बीच में वो टोटल संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे छोटी तो है 100, इससे छोटा कोई हो नहीं सकता। तो मैं चेक करता हूँ क्या 100 7 से विभाजित होगी? नहीं होगी। ठीक है, आप करके देखना। फिर मैं अगला ट्राई करूँगा 101, क्या होगा? नहीं होगा। 102 होगा? नहीं होगा। 103 यह भी नहीं होगा। 104 यह भी नहीं होगा। और 105 यह हो जाएगा। यानी मुझे क्या मिला? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो मुझे मिली है, असल में वो क्या है जो 7 से विभाजित होगी? 105 है। इससे पहले की जितनी भी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित नहीं होंगी। अब सबसे बड़ी संख्या जो 999 है, क्या मैं इसके आगे जाके चेक करूंगा? पहले मैं चेक करता हूँ 999 क्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। मैं चेक करूंगा तो नहीं होगी। क्या मैं अब चेक करूंगा 1000? जैसे इसमें मैं एक एक प्लस करते गया हूँ, नहीं। जैसे मैं 1000 करूंगा वो 4 अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी। मुझे 3 अंकों वाली संख्याएं चेक करनी है। तो 999 के बाद मैं चेक करूंगा 998। मैं देखूंगा 998 करके, नहीं होगा। 997 करूंगा, वो भी नहीं होगा। 995, 96 सब नहीं होगा। असल में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जो 7 अंकों की है वो होगी 994, जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या 105 है जो 7 से विभाजित होगी, और सबसे बड़ी संख्या 994 है जो 7 से विभाजित होगी। इन्हीं के बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। 105 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी? वो होगी 112, उसके बाद होगी 119। ऐसे चलते चलते आखिरी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी? 994। ठीक है, हमें बताना है टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी n हमें बताना है। यह एक AP फॉर्म हो रहा है जिसमें सार्वंतर 7 है। हम क्या लिखेंगे? A1 बराबर 105, D बराबर 7। ठीक है, क्योंकि 112 माइनस 105 कितना आ जाएगा? 7। और हमें क्या दिया हुआ है? आखिरी पद हमें दिया हुआ है, यानी AN 994। हमें क्या पता करना है? n। टोटल कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी, हमें पता चल जाएगा। लगाएंगे फार्मूला। AN बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D। AN है हमारा 994, A1 है हमारा 105 धन n हमें पता करना है, और D का मान है हमारा 7। 994 105 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -105 बराबर n-1 गुणे में 7। 994 में से 105 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 889 बराबर कोष्टक में n-1 गुणे में 7। 7 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी n-1 बराबर 889 बटे 7। 7 से करेंगे डिवाइड, 7 एकम 7 बचा 1, 8 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 9 49, यानी 7 7 49, 127 आ चुका है। n-1 बराबर 127। 7 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49 सही है।
n-1 बराबर 127, तो n बराबर क्या आ गया 128। यानी 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, विभाज्य होंगी, 128 संख्याएं हैं। ठीक है, जिसमें पहली संख्या सबसे छोटी कौन सी है 105 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 994 है। इसके बाद कोई भी 3 अंकों की संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से पूरी विभाजित होगी, और 105 से पहले कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 7 से विभाजित होगी। हमारा कितना आ चुका है 128। अब आ चुके हैं हम प्रश्न नंबर 14 पे, जिसमें हमें दिया हुआ 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। वही चीज़ है, बस इसमें गुणज पूछ लिया है। अब जब गुणज है तो वो विभाज्य भी वही चीज़ होगा। ठीक है, मैं लिखूंगा 10 और इस तरफ लिखा 250। पहले तो मैं चेक करूंगा क्या 10 4 से विभाज्य होता है, इतना तो मालूम ही है। 10 पूरा नहीं होगा, 11 होगा, नहीं होगा। पहला नंबर कौन सा आता है जो 4 से विभाज्य हो जाएगा, 4 के गुणज में आएगा 10 और 250 के बीच में, वो आएगा 12। तो मैं लिखूंगा पहला नंबर 12। ठीक है, और 250 जब मैं चेक करूंगा तो 250 तो नहीं होगा। पहला नंबर कौन सा आएगा 249 भी नहीं होगा, पहला नंबर आएगा 248। ठीक है, जो 10 और 250 के बीच में है और 4 का गुणज है। अब 12 के बाद अगला क्या आएगा 16 आएगा, 16 के बाद आएगा 20, ऐसे ही चलते 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 आखिरी संख्या कौन सी आएगी 248 आएगी। किनके बीच में 10 और 250 के बीच में ही हमें सोचना है, उसके बाहर या फिर उससे पहले हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब हमारे पास एपी फॉर्म हो गया, जिसमें मुझे दिख रहा है A1 बराबर 12, D बराबर 4, ठीक है, AN बराबर 239 और N का मान हमें पता करना है, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D। AN बराबर कितना है 239 बराबर A1 कितना है 12 धन N हमें पता करना है और D का मान है हमारा 4 है। 239 12 इस तरफ आ गया -12 बराबर कोष्टक में n-1 और गुणे में 4। 238 में से 12 गया, आ जाएगा 236 बराबर n-1 गुणे में 4। मैं लिखूँगा n-1 बराबर 236, 4 उस तरफ गुणे में था तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। मैं करूँगा डिवाइड, तो 4 × 5 = 20 बचा 3 6 मिलके यानी 59। ठीक है, n-1 बराबर 59, 236 को 4 से डिवाइड करोगे 59 आएगा, तो n बराबर कितना आ चुका 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। ठीक है, इसी के साथ होता है 14वां प्रश्न कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 15 में, जिसमें हमें दिया हुआ है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी 63 65 67 और 3 10 17 के इनमें पद बराबर होंगे। n के कौन से मान पे इन दोनों AP का मान बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसे फर्दर आगे लिखते जाऊं और इसे भी आगे लिखते जाऊं, तो सपोज़ कर लो मैं इसका पहुंचाऊं 15वां पद और इसका भी पद सेम होना चाहिए, यानी 15वां पद, और इन दोनों का मान क्या हो, जो पद का मान हो वो बराबर हो जाए। तो वो पद कौन सा है हमें यही निकालना है। यानी AN जब बराबर हो जाए दोनों का तो वो सेम पद कौन सा है यही हमें बताना है। ठीक है, यानी n का मान हमें बताना है जब AN बराबर हो जाए। हम क्या करेंगे, पहले तो पहले वाले का लिख रहा हूँ, 63 65 67 वाले का लिख रहा हूँ। मैं लिखूँगा AN, चलो AN बराबर, यहाँ से मुझे क्या क्या पता चल रहा है, A1 बराबर है 63,
डी बराबर 65 माइनस 63 हो जाएगा 2, ठीक है। और तो मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं क्या लिखूँगा, ए बराबर A1 बराबर 3 और डी बराबर है 10 माइनस 3 यानी 7। मुझे A1 और डी का मान दोनों AP में मिल चुका है। मैं पहले वाला AP लिख रहा हूँ कैपिटल में AN, जिसका बराबर A1 धन n-1 गुणे में डी। A1 का मान है मेरा 63 धन n-1 और डी का मान है मेरा 2। ये आ चुका है कैपिटल AN। स्मॉल an में लिखूँगा, पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ, कोष्टक में n-1 गुणे डी। A1 का मान है मेरा इसमें 3 धन कोष्टक में n-1 और गुणे डी कितना है मेरा 7। an बराबर 3 धन कोष्टक में n-1 गुणे 7। प्रश्नानुसार मुझे क्या पता है, प्रश्नानुसार मुझे कैपिटल AN बराबर स्मॉल an रखना है। जब मैं रखूँगा तो कैपिटल AN है मेरा 63 कोष्टक में n-1 गुणे 2 और इधर है मेरा 3 धन कोष्टक में n-1 गुणे में 7। 3 को मैं लेके आऊँगा इस तरफ तो हो जाएगा 63 माइनस 3 और 2 का मैं गुणा कर दे रहा हूँ n-1 में, तब जब गुणा करूँगा मैं तो हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2। और इस तरफ भी मैं गुणा कर देता हूँ, 3 तो चला आया दूसरी तरफ, इधर सिर्फ बचा है n-1 गुणे 7, तो मैं इसका जब गुणा करूँगा हो जाएगा 7n माइनस 7। 63 में से 3 गए तो बचेगा 60। 63 में से अगर ये 3 चला गया तो बचेगा 60 और इस 60 में से ये 2 और चला जाएगा तो बचेगा 58। यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 58 धन 2n बराबर 7n माइनस 7। अब मैं फिर फेरबदल करता हूँ, -7 को इस तरफ लेके आऊँगा, +7 हो जाएगा। 58 प्लस 7 और 2n को उस तरफ लेके चला जाता हूँ तो हो जाएगा 7n माइनस 2n। इसे मैं जोड़ूंगा, 58 7 65 और 7n माइनस 2n मिल के 5n। जहाँ से मैं 5 से करूँगा विभाजित तो n बराबर आ चुका है मेरा 13। यानी उन दोनों AP का 13वां पद ऐसा पद होगा जहाँ पे दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ हो जाता है हमारा 15वां प्रश्न भी कंप्लीट। हम पहुँच चुके हैं अब 13वें प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मैं एक बार फिर चार्ज चेक कर लेता हूँ। चलो है, क्योंकि यही वो वक्त है। मैं प्रश्न संख्या 19 पे पहुंच चुका था जब लास्ट टाइम मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। वही गलती फिर से रिपीट नहीं करनी है। 16वां प्रश्न है हमारा, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, तीसरा पद और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पहले तो मुझे दिया हुआ है A3 यानी तीसरा पद, मान दिया हुआ है मुझे 16, जिसे मैं लिख सकता हूँ A3 को A1 धन 2D बराबर 16। यह तो मैं पहले वाले को लिख दिया। अब दूसरे में हमसे कह रहा 7वां पद जो है यानी A7 जो है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, ये लिख दिया मैं। इसे मैं तोड़ूंगा तो A7 को मैं लिखूंगा A1 धन 6D बराबर A5 को मैं लिखूंगा A1 धन 4D धन 12। ठीक है, हमें AP बताना है इसमें, वह AP ज्ञात कीजिए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ A1 से A1 कट जाएगा। जब A1 से A1 कट गया तो इधर बचा 6D, इधर कितना बचा 4D धन 12। 4D को लेके आएंगे इस तरफ तो हो जाएगा 6 माइनस 4D, तो बचेगा क्या, 6D माइनस 4D बराबर 12।
6D माइनस 4D मिलकर हो गया 2D बराबर 12। यहाँ से D का मान आ चुका है मेरे पास 6, यानी सर्वांतर कितना है 6। D का मान आ चुका है मेरे पास 6। मैं रख देता हूँ A3 बराबर 16 वाले में D का मान। यहाँ पे जब मैं रखूँगा D का मान, D का मान रखने पर A1 धन 2D बराबर 16। A1 धन 2 D का मान है मेरा 6 बराबर 16। A1 धन 2 छका 12 बराबर 16। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, जिसे मैं लिखूँगा 4। मुझे A1 का मान मालूम चल चुका है 4 और D का मान मुझे मालूम चल चुका है 6। तो क्या मैं AP लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। AP में मैं पहला पद लिखूँगा A1, पहला पद होगा मेरा A1, दूसरा पद होगा A1 में D जोड़ दो यानी A1 धन D, तीसरा पद होगा मेरा A1 धन 2D और चौथा पद होगा मेरा A1 धन 3D। इसमें तुम वैल्यू रखना, A1 का रखना और D का रखना, और जो तुम्हें मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें पहला मिलेगा A1 मिलेगा 4, उसके बाद मिलेगा 10, उसके बाद मिलेगा 14, फिर 18, नहीं, A1 मिलेगा 4, A2 मिलेगा 10, फिर मिलेगा 16 क्योंकि सर्वांतर कितना है 6 है, फिर मिलेगा 22, फिर मिलेगा 28, ऐसे ही मिलते चला जाएगा। यही होगा तुम्हारा AP। ठीक है, और हमसे यही पूछा था वह AP ज्ञात कीजिए। इसी के साथ हो जाता है हमारा 16वां प्रश्न कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं 17वें प्रश्न पे। इसमें हमें दिया हुआ है एक AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 20वां पद ही ज्ञात करना है, लेकिन किधर से? अंतिम पद से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से मतलब इस तरफ से मुझे 20वां पद निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? हम क्या करते हैं, पूरे AP को पलट देते हैं। अभी हमारा प्रथम पद है 3, हम जब पलट देंगे तो हमारा प्रथम पद ये जो 3 है वो क्या बन जाएगा? आखिरी पद यानी अंतिम पद। और जो 253 अभी हमारा अंतिम पद है वो क्या बन जाएगा? पहला पद। हमें 253 की तरफ से निकालना है 20वां पद, क्योंकि प्रश्न में एक्चुअल तो यह AP है, तभी हमें अंतिम पद की तरफ से हमें 20वां पद निकालना है। इसे हम पहला बना देते हैं तो हम सीधा 20वां पद निकाल लेंगे, हमें मान पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? AP को पलट दिए हम। जब AP को पलटेंगे तो लिखेंगे पहला पद 253, उसके बाद ... उसके बाद आएगा हमारा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3। यह आ चुका है हमारा AP पलटने के बाद। अब हमें पूछा है 20वां पद, तो हम 20वां पद निकाल देते हैं, यानी n बराबर 20। हमसे AN यानी उसका मान पूछा है। हमें A बराबर, इससे पता चल रहा है कि A बराबर हमारा कितना हो गया? 253। और D बराबर कितना होगा? किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस मैं ले लेता हूँ। 8 माइनस 13 कितना आ गया? -5। हमें A मालूम चल चुका है, D मालूम चल चुका है, N मालूम चल चुका है। AN का मान हमें निकालना है। हम क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखेंगे AN बराबर A1 धन कोष्टक में n-1 गुणे में D। AN का मान हमें निकालना है। A1 का मान है हमारा 253 धन कोष्टक में n जो कि है हमारा 20 -1 गुणे D बराबर है -5। मैं लिखूँगा 253, 20 में से 1 गया 19 धन 19 गुणे में -5 बराबर लिखूँगा 253
19 गुणे -5 हो जाएगा -95 और प्लस के साथ मिलके भी रहेगा -95 ही। इसे मैं करूँगा 253 - 95 तो आ जाएगा 158। an बराबर कितना आ चुका है 158, यानी अंतिम की तरफ से 20वें पद का मान कितना होगा 158 होगा। इसी के साथ हो जाता है 17वां प्रश्न भी कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं 18वें प्रश्न पे। इसमें हमें दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें उस एपी के शुरुआत के 3 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें हमें चौथा और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। हम लिख देते हैं जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है चौथे और 8वें पदों का योग। हम लिखेंगे A4 यानी चौथा पद और 8वां पद यानी 8। इसका योग हमें दिया हुआ है 24। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। इसे मैं तो पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। A4 को मैं लिखूँगा A1 धन 3D, A8 को मैं लिखूँगा A1 धन 7D बराबर 24। ठीक है, A1 से A1 जुड़ के कितना होगा 2A1, 3D और 7D मिलके बनेगा 10D बराबर 24। यह आ चुका है मेरे पास समीकरण 1। अब मैं बनाता हूँ समीकरण 2। उसमें हमें दिया हुआ है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी A6 और A10 हमें दिया हुआ है 44। इसे भी मैं तोड़ूंगा। A6 को मैं लिखूंगा A1 धन 5D और 10वें पद को मैं लिखूंगा A1 धन 9D बराबर 44। इसे मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो A1 A1 मिलके 2A1, 5D और 9D मिलके 14D बराबर 44। यह आ चुका है मेरे पास समीकरण 2। क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे और A1 इस बार भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 2A1 हैं। मैं लिखता हूँ दूसरे वाले को ऊपर, यानी 2A1 धन 14D बराबर 44। नीचे लिख रहा हूँ पहले वाले समीकरण को धन 10D बराबर 24। इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज नीचे वाले का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2A1 से 2A1 कैंसिल आउट। 14D में से 10D जाएगा, कितना बचेगा 4D बराबर 44 में से 24 गया, बचेगा 20। यहाँ से मुझे D का मान मिल चुका है 5। ठीक है, क्योंकि 4 से जब विभाजित करेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। 5। अब D का मान मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ, यानी इसमें मैं रख रहा हूँ D का मान और फिर A1 का मान भी निकालता हूँ। जब मैं इसमें D का मान रखूँगा तो मैं लिखूँगा 2A1 धन 10, D के जगह पे मैं लिखूँगा 5 बराबर 24। यहाँ पे आएगा 2A1 10 पचे 50 यानी 10 धन 50 बराबर 24। 2A1 बराबर 24 माइनस 50, इस तरफ आके माइनस 50 हो जाएगा। 24 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 26, यानी 2A1 बराबर आ चुका है माइनस 26। जहाँ से मुझे A1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 13। मुझे A1 और क्या मिल चुका है, D मिल चुका है। क्या मैं प्रथम 3 पद लिख सकता हूँ उस AP का? पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा A1, दूसरा पद होगा A1 धन D और तीसरा पद होगा A1 धन 2D। A1 का मान कितना है, -13, जो कि हमारे पास आ चुका पहला पद -13। दूसरा कैसे निकालूंगा मैं, A1 की जगह पे लिखूंगा -13
और डी की जगह पे लिखूँगा 5 जो कि सॉल्व होके आ रहा है -8। ठीक है, मुझे उस AP का दूसरा पद भी पता चल गया कितना है -8। तीसरा कैसे निकालूंगा, A1 की जगह पे लिखूँगा -13, 2 डी की जगह पे 5, इसे मैं करूँगा सॉल्व तो होगा -13, 2 पचे 10, -13 और धन 10 मिलके कितना हो गया -3। यानी उस AP का पहला पद है -13, दूसरा पद है -8, तीसरा पद है -3 और यही तीनों प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने थे जो कि हम कर चुके हैं। और इसी के साथ हो जाता है हमारा प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 19। ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो जाएगा। 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, यानी 1 महीने का उसका कितनी सैलरी है, 5000 रुपये है। हर वर्ष यानी हर साल उसमें उसकी सैलरी में 200 रुपये की वृद्धि होगी। हमसे पूछ रहा है कि उसकी सैलरी 7000 कितने साल बाद हो जाएगी। यानी अगर मैं लिखूं पहले साल यानी 1995 में उसे मिला होगा 5000 रुपये, अगले साल उसे मिलेगा 200 की वृद्धि के साथ 5200, फिर अगले साल मिलेगा उसे 5400। ऐसे करते करते उसे एक वक्त ऐसा आएगा जब 7000 मिलेगा। ठीक है, हमसे यही पूछा रहा है कि 5000 से 7000 पहुंचने में उसे कितने साल का वक्त लगा होगा। ये मैं देख रहा हूँ एक AP फॉर्म हो रहा है क्योंकि D यानी सार्वधातुक हर बार बराबर आ रहा है, कितना आएगा 200, क्योंकि 200 की ही वृद्धि हो रही है हर बार। हम लिखेंगे इस AP को देख के A1 बराबर 5000, D बराबर 200, आखिरी जो हमें 7000 तक का निकालना है यानी आखिरी पद का मान हमें मालूम है AN कितना है 7000। इसके बीच में टोटल कितने पद हैं, कितने साल लगे हैं, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, तो यानी N का मान हमें निकालना है। हमें साफ दिख रहा है हमें क्या लगाना है, वही फार्मूला AN बराबर A1 धन कोष्टक में N-1 गुणे में D। AN का मान हमें मालूम है 7000, A1 का मान हमें मालूम है 5000, N हमें निकालना है, D का मान हमें मालूम है 200। 7000 बराबर 5000 धन N-1 गुणे में 200। 5000 को लेके आए इस तरफ, कितना हो गया 7000 माइनस का हो गया 5000 बराबर कोष्टक में N-1 गुणे में 200। ठीक है, 7000 में से 5000 गया, बचेगा 2000 बराबर N-1 गुणे में 200। 200 को इधर लाएंगे हो जाएगा डिवाइड में, यानी N-1 बराबर मैं क्या लिखूँगा 2000 बटे 200। 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक है, N-1 बराबर अगर 10 है तो N बराबर क्या हो जाएगा 11, यानी 11 वर्ष बाद उसकी सैलरी 5000 से हट के 7000 हो जाएगी। और हमसे यही पूछा था कि कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हो गया 19वां प्रश्न भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न पे, यानी आज के इस लेक्चर के हमारे आखिरी प्रश्न में, जिसमें हमें दिया हुआ है रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यानी पहले हफ्ते में 50 रुपये, अगले हफ्ते में 17.5 रुपये और बढ़ा दी, यानी 67.5 रुपये की बचत की। और फिर अगले हफ्ते फिर 17.5 रुपये और बढ़ा दी होगी, यानी 80 रुपये अगले हफ्ते और बचत की होगी। ऐसे करते करते यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.5 हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। हमें पता करना है जब वो जिस हफ्ते 207.5 रुपये जमा करे बचत करेगी
तब तक उसे कितने हफ्ते हो गए होंगे बचत करते हुए। ठीक है, पहले तो हम लिख देते हैं पहले हफ्ते कितना की है 50, पहले हफ्ते की है 50। उसके बाद क्या की करेगी 17.5 अगले हफ्ते में और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 67.5। फिर अगले हफ्ते 17.5 और बढ़ेगा, हो जाएगा 80। फिर अगले हफ्ते इतना हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें कब का पता करना है, जब वो बचत करेगी 207.50। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यह एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें सार्वांतर क्या है 17.5, क्योंकि हर बार वही जुड़ते चला जा रहा है। ठीक है, सार्वांतर आएगा हमारा, सार्वांतर क्या आएगा हमारा 17.5। हमें A1 का मान इस AP को देख के पता चल रहा है 50। लास्ट वाला यानी AN का मान हमें पता चल रहा है 207.50 और N का मान यानी कितने सप्ताह लगेंगे वो हमें पता करना है। और हमें D बराबर कितना 67.5 माइनस 50 करेंगे, आ जाएगा 17.5, क्योंकि यही हर बार जुड़ते चला जा रहा है। हमें इन चारों चीज़ों को देख के साफ पता चल गया कौन सा फार्मूला लगेगा। मैंने शुरू में भी कहा था इसी फार्मूले पे 20 प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। AN बराबर A1 धन कोष्टक में N-1 गुणे में D। AN का मान है हमारा 207.50 बराबर A1 है हमारा 50 धन कोष्टक में N जो कि हमें पता करना है N-1, D है हमारा 17.5 207.50। ऐसे ही 50 को ले आते हैं इस तरफ, हो जाएगा -50 बराबर कोष्टक में N-1 गुणे में है 17.5। 207.50 में से जब 50 घटेगा तो हो जाएगा 157.50 कोष्टक में N-1 गुणे में है 17.5। 17.5 इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में, 157.50 डिवाइड में आ गया 17.5 बराबर N-1। 157.50 को जब 17.5 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 9 बार। ठीक है, N-1 बराबर कितना आ चुका है मेरा 9, तो N बराबर कितना आएगा 10, यानी 10 सप्ताह में वो कितना साप्ताहिक बचत करेगी 207.50। ठीक है, इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज करो, रोज़ करो तो एक वक्त बाद तुम्हें एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। वो पहले सप्ताह में 50 की है, लेकिन हर सप्ताह वो सिर्फ 17.5 रुपये ही बढ़ा रही है। 10 ही हफ्तों में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई 207.50 रुपये हो गई। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा पहला नहीं दूसरा भी एक्सरसाइज कंप्लीट, यानी 5.2 भी कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम करेंगे 5.3 को कंप्लीट। उसके बाद हम फिर त्रिभुज को आगे लेके चलेंगे। पहला लेक्चर तो आ चुका है त्रिभुज का, उसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा। जितने भी एक्सरसाइज होंगे उसमें सारे एक्सरसाइज उसके भी सॉल्व कराऊंगा। इस चैप्टर का जो ऐच्छिक वाला है उसे मैं बाद में कभी किसी दिन लेक्चर कर दूंगा, वो आरंभ सीरीज़ में नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसे ही बोनस की तरह देखा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियोस को लाइक किया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपने जो दोस्त हैं आपके जो इस साल 10वीं का बोर्ड देने वाले हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।